Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 16th April, so let's get started. Now यहाँ पर ईरान ने एक शिप को सीज किया था जो कि इसराइल की शिप थी, लेकिन उसमें काफी सारे इंडियंस भी थे, अराउंड 17 इंडियंस भी उसके क्रू मेंबर में शामिल थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स विल बी अलाउड टू मीट द डिटेन्ड क्रू। ओके, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज। गुड्स का एक्सपोर्ट तो ये 12 मंथ हाई पे तो गया है 41 बिलियन डॉलर का, लेकिन उसके बाद भी अगर हम पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम ही है। राइट, सो इसके सारे रीजन हमने समझे थे, बिकॉज जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन का मार्केट भी है जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएसए के साथ तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस भी है, इनमें थोड़ी डिमांड रिड्यूस हुई है क्योंकि वहां भी उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने टाइट पॉलिसी फॉलो कर रखी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन गुड्स की जो डिमांड है वहां पर उस पर भी दिखता है, तो इस वजह से भी हमारे एक्सपोर्ट पिछले कुछ मंथ में नीचे गए थे। और इसके अलावा जब वहां पर टाइटनिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है ना, तो वहां से आने वाला इन्वेस्टमेंट एफटीआई एंड एफआईआई की फॉर्म में, इसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है हमें। ओके, क्योंकि उधर भी इलेक्शन का ही माहौल है अभी, यूएस में भी होने, यूरोप में भी होने, तो वो उसी तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। Okay, so export hit a 12-month high of $41 बिलियन। तो ये पिछले साल के मार्च से 0.67% कम ही है फिर भी। और एक्सपोर्ट कम हुए तो इंपोर्ट भी कम हुए हैं साथ साथ, तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो रहा है 15 बिलियन डॉलर का। बट ये मंथली वेरी करता रहता है, हमें उतना जानना जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है रीजंस जानना। ओके, तो वहाँ की जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है हमें। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आईएमडी का कहना है कि इस साल मैंने आपको एलिनो वगैरह समझा दिया था सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एलिनो का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा और इंडिया विल गेट इवन अ बेटर रेनफॉल, ठीक है, अबव एवरेज रेनफॉल। पिछले साल हमारा जो रेनफॉल था वो करीब 6% डेफिसिट रहा है, बट इस बार उम्मीद की जा रही है कि 6% सरप्लस में रहने की उम्मीद है। अब पिछले साल एलिनो की वजह से जो डेफिसिट रहा ना, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सदर्न इंडियन स्टेट्स पर। यहाँ पर जो डैम्स हैं, जो रिजर्वॉयर्स हैं, उनमें उनमें पानी बहुत कम है, ठीक? और ये बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा अभी मई जून के टाइम के बाद। राइट, बैंगलोर में वाटर क्राइसिस हुए हैं वो हमने देख ही लिए हैं। राइट, तो यहाँ पे आईएमडी फोरकास्ट ए बाउंटीफुल मानसून फॉर द ईयर। Rainfall in June September will be 6% more than the annual average of 87। दिस इज द एनुअल एवरेज, इतना कि हमारे यहाँ होता है, बट इससे 6% ज्यादा ही मानी जा रही है। एल नीनो फेनोमेना ने डेंट किया इस बार हमारे यहाँ मानसून को बाय अराउंड 6%। दिस ईयर द एल नीनो हैज नॉट येट फुली फेडेड बट एक्सपेक्टेड टू डू सो बाय जून एंड प्रोग्रेस टू लानिना। अब देखिए, ये एल नीनो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बट इसके कंटेक्स्ट में समझिएगा आईओडी को एंड मेडन जूनियर ऑसिलेशन को। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमारे यहाँ पर एल नीनो का इम्पैक्ट है, ठीक, लेकिन इस एल नीनो के इम्पैक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ये दोनों, आईओडी एंड एमजीओ। ये सारे टॉपिक मैंने आपको न्यूज़पेपर के साथ ही 3-4 दिन पहले समझा दिए थे। ठीक है, तो हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं, पहली बात कि हमारे यहाँ पॉजिटिव आईओडी बने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और मीडियम जूलियन ऑसिलेशन में इसकी जो राइजिंग लिम्ब है वो इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर हो। अगर ये दोनों चीज इंडिया के फेवर में जाती हैं, तो ऐसे में अगर एलिनो का प्रेजेंस रहता भी है तो एलिनो का जो इम्पैक्ट है, जो सेवरिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और हमें अच्छी रेनफॉल मिलती है। ओके, तो अगर यूपीएससी को आपको आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो वो एल नीनो पे नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा आईओडी एंड एमजीओ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके साथ उसी सेक्शन में नीनो इंडेक्स भी डिस्कस किया था। ओके, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये नीनो इंडेक्स ये तो प्रॉपर आर्टिकल से ही लिया गया था द हिंदू के। ओके, तो उस सेशन को अगर आपने मिस किया है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में आएगा इस बार। आगे चलते हैं, इलेक्शन का माहौल है। तो ये अब इसको आप बेशर्मी कह सकते हो कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे हो, उल्टा लॉट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि इसको स्क्रैप करना मिस्टेक है कोर्ट की। अब ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था एएनआई को। Okay, पहली बात तो लाइव इंटरव्यू था नहीं, 1000 तरह के कट शॉट और सब करके दिया गया, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। जो सवाल पूछना है, क्योंकि इन्होंने जो भी बोला ना इलेक्ट्रल बॉन्ड पे उसको काउंटर किया ही नहीं पत्रकार ने जो इंटरव्यू ले रही थी। बिकॉज इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में हम देख चुके हैं, पहली बात तो सरकार ने इसको लास्ट मोमेंट तक छुपाने की कोशिश की। एसबीआई ने एफिडेविट फाइल किया था कि हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए, अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है, मगर कोर्ट स्ट्रांग था, एडमेंट था, तब जाके इन्होंने ये रिलीज किया। राइट, इसके अलावा यहां पर इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप बॉन्ड स्कीम पे क्या कहना चाहेंगे, बट कहीं भी
जो इंटरव्यूअर थी उन्होंने ये काउंटर नहीं किया कि ये ईडी की रेड और इनकम टैक्स की रेड के बाद ही इस तरह की डोनेशन दिए गए और उसके बाद ये रेड बंद हो गई है। तो ये पैटर्न पे आप क्या कहना चाहेंगे? राइट। उसके बाद आपने पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग में जो प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी था और प्रॉफिट पे भी लिमिट थी 7.5% की, उस पे भी क्वेश्चन नहीं किया कि आपने लिमिट क्यों हटाई। लॉस मेकिंग कंपनी कैसे दे सकती है डोनेशन? अरे उसके बाद ये ब्लेम कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को ज्यादा फंड मिला है हमसे। तो लेकर तो आप आए थे ना, आप ऐसी चीज लेकर क्यों आए और उसके बाद भी आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि ये इसको स्क्रैप करना मिस्टेक है। राइट। तो प्लीज इन चीजों को समझिए, क्योंकि ये श्योर है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं किया है, लेकिन अगर वापस जीत के आती है गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इस स्कीम को दोबारा लेकर आएंगे और फिर वही सिलसिला वापस शुरू हो जाएगा। ये आप करप्शन करते रहिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो जाए पीछे से थोड़ी सी फंडिंग दे देना पॉलिटिकल पार्टी को, आपका काम हो जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको बिहार में प्रोजेक्ट बनाना है, पता है इतने हाईवे एक्सप्रेसवे इतनी पुअर क्वालिटी के बने, इवन नरेंद्र मोदी जी खुद इनॉग्रेट करके आए थे एक मैसूर में, ये इनॉग्रेट करके आए 2 दिन बाद उस पर खड्डे पड़ गए थे। नहीं, क्योंकि जो कंपनी से उन्हें कोई चिंता नहीं है। अच्छा कल को करप्शन सामने आएगा, फंडिंग दे देंगे पीछे से, किसी भी पार्टी को दे देंगे। राइट। तो ये सबसे फ्रॉड स्कीम थी और ये मैं साल भर से कह रहा था ये बहुत बेकार, सबसे बड़ा करप्शन बनेगा ये। कोर्ट ने तो अब जाकर जजमेंट दिया है, वो भी 6 साल बाद जाकर। तो ये तो ऑलरेडी बहुत लेट है, बट उसके बाद पीएम मोदी का इसको डिफेंड करना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ही इज नॉट द मैन जो इंडिया चाहता था। कि 2014 में अन्ना आंदोलन और उन सब ने जनता को बहुत गुमराह किया कि बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। एटलीस्ट चलिए मनमोहन सिंह के बारे में एक बात अच्छी थी कि वो ये एक्सेप्ट करते थे कि करप्शन इतना हो गया है कि अपने लोगों के बीच जाने में शर्म आती है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। वो एक्नॉलेज तो कर रहे थे उस चीज को कि इस करप्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन यहां तो करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है उल्टा। देखिए ये आप लोग के ऊपर है, आप किसको वोट देते हैं किसको नहीं, बट जस्ट मेक श्योर कि आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या राम मंदिर, एक 19-21 साल का लड़का या लड़की कहते हैं कि राम मंदिर बन गया हम तो वोट देंगे। आपकी उम्र नहीं है राम मंदिर पे वोट देने की, आपकी उम्र है एम्प्लॉयमेंट पे वोट देने की। मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर और टीचिंग सेक्टर गर्ल्स के लिए सबसे प्रेफर्ड चॉइस हुआ करता था टिल 2014। 64,000 वैकेंसीज आती थी हर साल, हर 1-2 महीने में किसी ना किसी बैंक के एग्जाम आते थे। एंड उसकी सबसे अच्छी बात ये होती थी कि अगर आप सोचो इस बार आपने कोई बैंक का एग्जाम दिया, आप थोड़ा सा पीछे रह गए, आप अपनी उन कमियों पे वर्क करोगे क्योंकि 1-2 महीने बाद आपको दोबारा एग्जाम देना है। इट इज लाइक कि आप इस बार सी सेट में किसी नंबर से रुक गए थे और कि आपने दोबारा वर्क किया कि 1-2 महीने बाद दोबारा आएगा एग्जाम में, वहां पे सी सेट में अच्छा परफॉर्म करूंगा। राइट। तो लड़कियों को मौका मिलता था, लड़कियों ने बहुत जॉब्स ली हैं। आज आप देखिए जाकर बैंक से पीओ वगैरह हैं, ये सब लड़कियां जो बनी है ये सब उसी फेज में बनी है। 2008 से लेके 2013-14 तक बैंकिंग सेक्टर में बहुत बूम रहा था। राइट। इसके बाद अब तो बैंकिंग सेक्टर में खुद ब्रांच वाले कंप्लेन करते हैं कि 12 लोगों का काम 4 लोगों को करना पड़ रहा है, रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट। राइट। उसके बाद फिर वो मैंने आपको बताया कि ये लोग लेकर आए कि 1/3 जो रिटायरमेंट है हम उनको नहीं भरेंगे, हम उनको वैकेंट रखेंगे। ठीक है, ऐसी कई चीजें हैं। उसके बाद खुद सरकार कहती है कि 9 लाख पद खाली पड़े हैं सेंटर के अकेले के अंडर में, जबकि ऑपोजिशन कहती है कि 30 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं। ओके। यूपीएससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम की गई साल दर साल 770 तक, इस साल इलेक्शन है तो बढ़ा दी गई है, बट कम की गई। क्यों? क्योंकि लेटरल एंट्री के थ्रू पिछले 5 साल में जब से लेटरल एंट्री आई है करीब 340 ऑफिसर्स अपॉइंट हुए। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम बीपीएससी, दे आर कमिंग डायरेक्टली। इसमें नुकसान आप जैसे स्टूडेंट्स का है। ओके। सो आप जहां भी वोट दो जिसको भी दो, बट मेक श्योर वन थिंग कि आप उन इश्यूज पर वोट दो कि आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। कोई ये दिखाए कि देखिए हम पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे या हम कश्मीर में ये कर देंगे, वो नेशनल इश्यूज हैं। मगर उसकी आड़ में आप ये नहीं कह सकते कि हम आपका जीना मुश्किल कर देंगे, हम इन्फ्लेशन को इस लेवल पर ले जाएंगे। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं तो आप अपनी मंथली जो बेसिक नीड्स है उनका कैलकुलेट कर लीजिए आप कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। नाउ अब देखिए आपके इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए लॉजिक ये दिया जाता है कि 10 साल हो गए, 400 की चीज 400 में थोड़ी मिलेगी। ठीक है, 1200 की तो होगी। हाँ होगी, नो डाउट। बट द थिंग इज कि उसके हिसाब से फिर लोगों की रियल इनकम भी तो बढ़नी चाहिए थी 10 साल में। जबकि हमने पिछले कई आर्टिकल्स में देखा कि वेज लेबरर्स की जो रियल इनकम थी वो एग्जैक्टली एक्चुअली नेगेटिव में चली गई है। कुछ जगहों पे स्टैग्नेंट रही है, जितनी इनकम थी वैसी रही है, और कुछ जगहों पे तो नेगेटिव चली गई है जब हम उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। तो जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि आप 10 साल पहले जो चीज इतने की थी वो अब महंगी नहीं होगी, क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, लेकिन उस हिसाब से फिर इनकम भी बढ़नी चाहिए। पकौड़ा तलना इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट। और अगर तलना है तो फिर अपने बच्चों से भी तलवाइए। और अगर ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है तो फिर जाके किसी पकोड़े वाले से ही पूछ लीजिए, क्या वो अपने बेटे को यही काम करते देखना चाहेगा? एनीवे,
प्लीज बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, जहां भी वोट दो सोच समझ के देना, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। रिटायर्ड जजेस रेज कंसर्न ओवर अंडरमाइनिंग द जुडिशरी। ओके, तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे लॉयर्स के भी एक ग्रुप ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। और अब 20 रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने भी लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमें भी ये कंसर्न है दैट देयर आर अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन द जुडिशरी थ्रू टैक्टिक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक डिस्पैरेजमेंट। ठीक, तो ये जो मोदी जी का कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करके गलती की है इन्होंने, ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक, तो ये कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहे हो कोर्ट के अगेंस्ट, आप पब्लिकली आप डेस्परेज कर रहे हो कोर्ट को। इससे पहले 600 लॉयर्स ने भी यही सेम कंसर्न रेज किया था कि जुडिशरी पे एक प्रेशर रहता है, एक इन्फ्लुएंस है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा पता है जुडिशरी से रिलेटेड मैंने काफी सारे रिफॉर्म्स की आपके साथ बात की है, यूएसए के कंटेक्स्ट में भी हमने बात की थी कि हम उसको इम्यूलेट कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज कि जब तक हम इसमें पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा जुडिशरी पे। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जज बनते हो ऑलमोस्ट 62 63 के आसपास, 1-2 साल का टेन्योर होता है, उसमें इन लोगों को ये चिंता होती है कि यार पोस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या करें। फिर सरकार ये लालच देती है कि हम आपको या तो कहीं राज्यसभा का मेंबर बनवा देंगे, ठीक है, या फिर किसी कमिटी या कमीशन का मेंबर बना देंगे आपको, या चेयरमैन बना देंगे उसके, ठीक है, तो उसमें बहुत पैसा बनता है इनका। तो जब तक ये पोस्ट रिटायरमेंट वाले इस वर्क के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं डाला जाएगा एटलीस्ट 3 से 5 साल का, तब तक ये इन्फ्लुएंस रहेगा जुडिशरी पे हमेशा एक। ओके, पार्किंसन, ये बुढ़ापे में वो बीमारी जो हो जाती है भूलने की। देखिए दोनों फैक्टर से होती है और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक्स भी है। एनवायरनमेंट तो अपनी जगह है बट जेनेटिक्स का भी इसमें रोल है। बट रिमेंबर वन पॉइंट अबाउट दिस दैट देयर इज करेंटली नो ट्रीटमेंट टू स्लो और हॉल्ट पार्किंसन डिजीज। जो भी अवेलेबल ड्रग्स हैं दे कैन ट्रीट ओनली सर्टेन सिम्टम्स। जैसे एक ड्रग थी लेवोडोपा, ये भी इनफेक्टिव हो गई ओवर दी टाइम, राइट। और यहाँ पे एक जीन है जिसकी वजह से ये हो सकता है, जैसा कि इन लोगों की रिसर्च में निकल के सामने आया है, ए जेनेटिक म्यूटेशन फॉर द पार्किंसन डिजीज कॉल्ड रैप 32 सर 71 ARG। वैसे मुश्किल है कि ऐसे कभी डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए जीन म्यूटेशन, बट फिर भी याद रख लीजिएगा अगर हो सके तो। नो, लुक एट हियर, देखिए अब ये जो कोरल्स वगैरह यहाँ पे आर्टिफिशियल कोरल्स लैब में ग्रो की जाती हैं फिर इनको यहाँ पे लगाया जाता है, बट उसमें क्या हो रहा है कि इनको छोटी जो फिशेज वगैरह होती हैं वो इनको खा जाती हैं इनिशियल टाइम में, तो उसके लिए ना ये इस तरह से बायोडिग्रेडेबल एक केज टाइप की चीजें बनाई जा रही है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। एंड बेस्ट थिंग इज कि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इनको बाद में अलग से आपको उखाड़ना नहीं पड़ेगा। ओके, उखाड़ेंगे तो ये सारा जो एरिया है ये डिस्टर्ब होगा, तो इनको उखाड़ना नहीं पड़ता, ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं, अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी उसी में। Researchers trying to prevent the predatory fish from devouring laboratory-grown corals. Yeah. They are growing new corals in the labs and placing them in the ocean. So they need to make sure कि ये जो corals हम लोग laboratory में grow कर रहे हैं फिर यहाँ पर place कर रहे हैं ocean में, they doesn't become fish food. जैसे एक fish होती है parrot fish, ये attempt करती है to bite and destroy the newly transplanted corals in साउथ फ्लोरिडा, लिविंग देम विद लेस देन 40% सर्वाइवल रेट। अब इतनी मेहनत करो, लेबोरेटरी में ग्रो करो, उसके बाद फिर वहां जाके उसको प्लांट करो, उसमें से अगर सिर्फ 40% ही सर्वाइवल रेट है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने डेवलप किया है कोरल फोर्ट, क्लेमिंग दैट द स्मॉल बायोडिग्रेडेबल केज, ओके, बायोडिग्रेडेबल केज है, ऐसे बनाया जाएगा चारों तरफ, बायोडिग्रेडेबल है, ओके, और उसमें बीच बीच में कोरल्स प्लांट की जाएगी। अब और ये बायोडिग्रेडेबल बना किसका है, विद द ड्रिंकिंग स्ट्रॉज बूस्ट द सर्वाइवल रेट अप टू 90%। तो यहाँ पे हम सर्वाइवल रेट को 40% से बढ़ा के 90% तक कर पा रहे हैं। द फिश इवेंचुअली लूज इंटरेस्ट इन द कोरल एज इट मैच्योर्स, और जैसे जैसे कोरल बड़ा होता जाता है तो फिश इसमें इंटरेस्ट अपना लूज कर देती है। नाउ द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द प्रोटेक्टिव बैरियर दैट वुड इवेंचुअली डिसॉल्व एलिमिनेटिंग द नीड टू मेंटेन और रिमूव इट, ठीक है, हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा कल को ये बैरियर, जब कोरल्स बड़ी हो जाएंगी वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें बायोडिग्रेडेबल है। अब इसको बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज किया गया, तो यहाँ पे PHA यूज किया गया है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोनोएट, ओके। दिस इज ए बायोपॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कैनोला ऑयल। PHA बायोडिग्रेड्स इन द ओशन लिविंग ओनली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिहाइंड, ठीक, तो बस ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओके, ये सब NDA UPA इनको छोड़िए, हाँ हम आते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर। तो ये लिखा गया फ्रॉम द जर्नल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फ्री स्पीच को ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो हम ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो समझेंगे ही आज साथ में, बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए सपोज कीजिए कि इनको किसी MP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है,
ठीक है, जैसे उन लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की कि इसने आज तक कितनी मीटिंग्स हेल्ड की हैं पब्लिक में। ठीक है, जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखी नहीं 5 साल में। हेमा मालिनी है, वो नहीं दिखाई दी। सनी देओल थे, वो नहीं दिखाई दिए। तो आपने कितनी मीटिंग्स हेल्ड की है, आप कब कितने विलेजेस वगैरह में आपने विजिट किया है, राइट? आपके पास क्या आप प्राइवेट जेट वगैरह यूज करते हैं या आपके पास चार्टर्ड प्लेन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किए। तो अब ये देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ये उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, राइट? लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट अपनी रिसर्च के लिए या अपने किसी आर्टिकल के लिए इस इन्फॉर्मेशन को यूज करना चाहता है, तो क्या ये अलाउ होना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये तो उसका प्राइवेट डेटा है कि मैंने कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जैसे आप हो, हम लोग हो, अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो हमारा प्राइवेट मैटर है ना, ये तो सबको पता नहीं होना चाहिए। बट अगर यही बात किसी एमपी एमएलए की है, तो उसने कहाँ क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या ये जानना चाहिए? क्या ये पर्सनल डेटा होगा? और अगर पर्सनल डेटा होगा तो क्या इसको एक्सेस किया जा सकता है बाय जर्नलिस्ट और नॉट? सिक्योरिटी एजेंसीज तो कर सकती हैं, ठीक है, उनको तो ये राइट दिया गया अंडर द एक्ट कि आपको जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इस तरह का जो पर्सनल डेटा भी है वो आप एक्सेस कर सकते हो। बट क्या जर्नलिस्ट को अलाउ करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए? दैट इज द कोर ऑफ दिस आर्टिकल। इन अगस्त 2023 हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए, दैट इज डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद ही ऑपरेशनलाइज होगा। एक्ट अब जैसे 2019 में आ चुका था हमारा सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, वो एनआरसी वाला, एनआरसीसीए, ठीक है, लेकिन उसके रूल्स कब बने? अब जाकर 5 साल बाद जाकर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक्ट पास हो चुका है 2023 में, लेकिन इस पे अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। तो मे बी आफ्टर द जनरल इलेक्शन ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। The law is based on users giving the consent for processing of their personal data। जैसा कि अभी हमने एक एमपी के केस में समझा, ठीक है, जब तक वो कंसेंट नहीं देगा आप उसका पर्सनल डेटा यूज कर सकते हो या नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो ये एक्ट जो है वो हमें कुछ बेसिक राइट प्रोवाइड करता है, जैसे एक्सेस टू एंड इरेजर ऑफ डेटा। ठीक है, मैं अपना डेटा डेटा का एक्सेस आपको देता हूँ या नहीं, वो मेरे कंसेंट पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एरेज कर दीजिए मेरा डेटा, तो आपको एरेज भी करना पड़ेगा। उसी तरह कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं कंपनीज पे जो आपका डेटा प्रोसेस करती हैं। सिमिलरली इट एस्टैब्लिशेस ए कंप्लेंट्स बॉडी फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट है। अभी हम इस एक्ट के सारे फीचर समझेंगे। Typically, data protection laws exempt journalistic activities from privacy obligation। ये जो जर्नलिस्ट के जो काम होते थे, इनकी जो एक्टिविटीज होती थी, उनको जनरली एग्जेम्प्ट किया जाता था। और हमने भी ये डेटा बनाने से पहले जब 2-3 ड्राफ्ट आए थे ना, इसके पहले ड्राफ्ट तैयार हुए थे, उसमें हमने एग्जेम्पशन रखा था। लेकिन ओनली गवर्नमेंट नोज कि फाइनल लॉ जब इनेक्ट हुआ तो आपने विड्रॉ क्यों कर दिया ये एग्जेम्पशन। ठीक है, आपने इसको एग्जेम्पशन दिया था जर्नलिस्ट को कि ये यूज कर सकते हैं प्राइवेट डेटा किसी का भी। और एडिटर गिल्ड ने रिक्वेस्ट भी किया था कि जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम परव्यू ऑफ दिस एक्ट। पर गवर्नमेंट ने जो फाइनल लॉ लेकर आई उसमें उन्होंने इस एग्जेम्पशन को विड्रू कर लिया, जबकि ड्राफ्ट में ये था कि इनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एमपी इज देयर पर्सनल डेटा विच इज data protected under this act। So any journalist who wish to use this data will have to get their consent before publishing, and even अगर उसने publishing कर भी दी उसके बाद एमपी कह सकता है कि देखिए मेरे पास राइट टू इरेजर भी है, अब आप मेरा ये जो डेटा है इसको डिलीट कीजिए। ओके, आपने जो मुझ पे आर्टिकल लिखा हो डिलीट कीजिए क्योंकि मेरे पास राइट टू इरेजर। बट द थिंग इज, क्या कोई एमपी कंसेंट देगा किसी जर्नलिस्ट को अपने ऊपर आर्टिकल में ये लिखने के लिए कि इन्होंने कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है? ठीक है, थोड़ा बहुत व्हाइट मनी है तो दे देगा, लेकिन ब्लैक मनी अधिकतर जो होता है जो कि पॉलिटिशियंस के पास, तो उसमें क्या ये कंसेंट मिल सकता है क्या? और अगर ऐसा होगा तो फिर एक जर्नलिस्ट हमेशा सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन पब्लिश कर पाएगा जितना कि वो पॉलिटिशियन चाहता होगा, राइट? अब इसी को आप अडानी ग्रुप के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। इस पे अगर कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, किसी तरह की रिपोर्ट बनाना चाहता है, तो यहां पर ये जितना कंसेंट देंगे सिर्फ उतना ही डेटा उनका यूज किया जा सकता है। Now, further, this act empowers the government to call for information from any data processor in India। अब अगर जैसे मान लो आपके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह है, अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी भी दी गई है कि वो उनको बोल सकता है कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। जैसे अगर किसी ने मणिपुर वक्त का वो जो लड़कियों वाला वीडियो था, अगर उसको अपलोड किया था ट्विटर पे और वायरल हुआ फिर वो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मांग सकती है इस डेटा प्रोसेसर से, यानी कि ट्विटर से, कि आप हमें बताइए इसके बारे में कि ये कहां से आया, फर्स्ट टाइम किसने अपलोड किया। ठीक है, तो ये पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। सो ओवरऑल क्या निकल के आता है कि टेकन टुगेदर दिस नीड फॉर जर्नलिस्ट टू गेट द कंसेंट बिफोर पब्लिशिंग देयर स्टोरी, फर्स्ट पॉइंट।
Second, the potential for the subject to rely on the right to eraser to have the story deleted. यहाँ पे subject से मतलब इस पे article लिखा गया है. And third, the power of government to call for information would likely impede a journalist's ability to discharge their role as a fourth state of holding the state accountable. तो ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इनकी वजह से जर्नलिस्ट का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ओके, अब अगर मान लो किसी ने आर्टिकल लिख भी दिया किसी जर्नलिस्ट ने, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास राइट है कि ये जो डेटा प्रोसेसर था जिसने डेटा यूज करके आर्टिकल लिखा है, ठीक है, उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकती है गवर्नमेंट, उसको बुला सकती है, आइए आपने आर्टिकल लिखा है तो. तो ये जो 3 स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं वैसे ही फोर्थ स्टेट में जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो पूरा बर्बाद हो चुका है. ये जो प्रिंट मीडिया है, यही थोड़ा बहुत बचा है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये फिर भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपने ये एग्जाम्पशन हटा के यहाँ पर इन जर्नलिस्ट के लिए भी मुश्किल कर दिया है कि ये किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाए उसकी. एंड वर्स्ट थिंग इस गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया अपनी तरफ से कि आपने क्यों विड्रॉ किया है ये एग्जाम्पशन जर्नलिस्ट के लिए. ओके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? नाउ गवर्नमेंट कैन स्विफ्टली रेमेडी दिस प्रॉब्लम वाया रूल्स अंडर दिस एक्ट. एक्ट में तो आपने नहीं दिया एग्जाम्पशन, बट अब जो आप रूल्स फ्रेम करने चाह रहे हो, तो एडिटर गिल्ड ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एग्जाम्पशन दीजिए. तो या तो आप इस गलती को करेक्ट कर लीजिए कि आप चलिए रूल्स में हम आपको एग्जाम्पशन दे देते हैं. Under this act, central government has the power to exempt any data processor or classes of data processors from any provision of the law, and these give wide power to the government to single-handedly provide and take away any exemption. ठीक है, तो अब चलिए साथ में हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ लेते हैं. मैं आपको शॉर्ट में ही पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आप खुद से पढ़ लेना. मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ थ्रू आउट द ईयर ये चीजें जब पास हुआ था बिल, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना. हाँ, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. ओके, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जानना बहुत जरूरी है. यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है. फर्स्ट इज डेटा फिड्यूशियरी. ये कौन होते हैं? डेटा फिड्यूशियरी इज वन हु डिसाइड्स द पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, जो बंदा ये डिसाइड करेगा कि हम किस पर्पस के लिए ये डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, द पर्पस, ओके, उसे कहेंगे डेटा फिड्यूशियरी. नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसर, द पर्सन हु प्रोसेस डेटा ऑन बिहाफ. ठीक, जैसे अगर कोई करवाना चाहता है कि इस डेटा को प्रोसेस करके हमें इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, तो द पर्सन हु प्रोसेस डेटा ऑन द बिहाफ, यानी कि कोई कंपनी, ठीक है, जैसे एप्पल आईफोन का डेटा प्रोसेस करती है कोई कंपनी, उस तरीके से डेटा प्रिंसिपल, इट इज द इंडिविजुअल हुज डेटा इज प्रोसेस. ठीक, तो ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना. डेटा फिड्यूशियरी, वन हु डिसाइड्स द पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, पर्पस क्या है? ये कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी हो सकती है कि हम किस पर्पस के लिए इस आदमी का मोबाइल से डेटा करवाना चाहते हैं. ठीक है, जैसे ईडी अभी अरविंद केजरीवाल का मोबाइल अनलॉक करवा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर ईडी हो जाएगी डेटा फिड्यूशियरी, क्योंकि वो डिसाइड कर रही है कि कौन से पर्पस के लिए हम कर रहे हैं. और प्रिंसिपल कौन हो जाएगा? वो इंडिविजुअल जिसका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ रहे हैं. और डेटा प्रोसेसर कौन हो जाएगा? हु प्रोसेस डेटा ऑन बिहाफ, यानी कि वो कंपनी जहां पर ईडी लेके गई है अरविंद केजरीवाल का फोन प्रोसेसिंग के लिए. राइट, डेटा प्रोसेसिंग, पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा, इसको आपको प्रोसेस किया जा रहा है. क्रिटिकल पर्सनल डेटा, कैटेगरीज ऑफ डेटा विच रिक्वायर मोस्ट प्रोटेक्शन इज डिफाइंड बाय पीडीपी एक्ट. ठीक है, डेटा क्रिटिकल पर्सनल डेटा हम उसको कहेंगे विच रिक्वायर मोस्ट प्रोटेक्शन. ओके, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े दिन पहले हम डिस्कस किया था, उसने कहा भी था कि आप सिर्फ वो डेटा लीजिए इंसान के फोन में से या लैपटॉप में से जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से रिलेटेड है. ऐसा नहीं कि कोई ऐसा डेटा है जो उस इररेलेवेंट है आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस डेटा को आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट थिंग इज ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? दिस अप्लाइज टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज. ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिए कि इस डेटा की जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो विद इन इंडिया ही करनी होगी आपको. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड इज वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन या कलेक्टेड ऑफलाइन एंड देन डिजिटाइज, और it will apply to the processing of personal data outside India if it is for offering goods or services in India. ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये एक्ट अप्लाई होता है उस प्रोसेसिंग के लिए भी, पर्सनल डेटा की उस प्रोसेसिंग के लिए भी जो आउटसाइड इंडिया का है, बट इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया. ओके, जैसे अमेजोन. ठीक है, तो ये वो पॉइंट आप याद रखेंगे. सेकंड, कंसेंट, पर्सनल डेटा. सेकंड, ये
Personal data may be processed only for a lawful purpose after obtaining the consent of the individual. Okay, focus on this point. अगर इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर है तो कंसेंट लिया जाएगा पेरेंट्स का या फिर किसी लीगल गार्जियन का. कंसेंट में बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट. ओके, जैसा कि हमने अभी एमपी के केस में समझा था कि वो विड्रॉ कर सकता है बाद में कंसेंट कि बंद और इरेज कीजिए आपने जो भी अभी तक आर्टिकल लिखा है मेरे ऊपर, राइट. तो ये कंसेंट वाला 3 पॉइंट याद रखिएगा. फर्स्ट, ओनली फॉर लॉफुल पर्पस लिया जा सकता है, वो भी कंसेंट मिलने के बाद इंडिविजुअल का. 18 ईयर से कम हो तो पेरेंट या लीगल गार्जियन का कंसेंट लीजिए. और ये कंसेंट अगर आपने एक बार दे दिया तो ऐसा नहीं कि अब तो हमने ले लिया अब तो हम कुछ भी करेंगे. नो, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं कंसेंट किसी भी स्टेज पर, राइट. नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल. अब डेटा प्रिंसिपल हमने ऊपर ये टर्म्स इसलिए मैंने समझाए थे जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो इनके पास क्या राइट है. Data principal is an individual whose data is being processed. Okay, so he and she will have the right to obtain information about the processing. वो उनको बताना पड़ेगा कि डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है. टू सी करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा. वो इरेजर भी, अब सपोज कि कल को उनके केस में कुछ नहीं निकल के आता तो फिर वो ये कह सकते हैं मेरे पास अब राइट टू इरेजर भी है, मेरा जो भी डेटा आपने लिया था उसको इरेज कीजिए. And he can nominate another person to exercise rights in the event of death or incapacity and finally grievance redressal. तो ये सारे राइट दिए जाते हैं डेटा प्रिंसिपल को यानी कि मिस्टर केजरीवाल को. ड्यूटी क्या होगी यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल्स की. He must not register a false or frivolous complaint, furnish any false in particular or impersonate another person in specified cases, and violation of duties will be punishable with a penalty of up to rupees 10,000. डेटा फिड्यूशरीज, इनकी ड्यूटी क्या है, ये ज्यादा जरूरी है. डेटा फिड्यूशरी इज द एंटिटी डिटरमिनिंग द पर्पस एंड मींस ऑफ प्रोसेसिंग यानी कि आपका एडी. तो यहाँ पे डेटा फिड्यूशरी मस्ट मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, build reasonable security safeguard to prevent a data breach, inform the data protection board of India and affected persons in the event of breach अगर हो जाती है तो, and erase the personal data as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purpose. ठीक है, this is an important point. In case government entities storage limitation and right of the data principal to erasure will not apply. ठीक है, अगर गवर्नमेंट एंटिटीज की बात है तो ऐसे में अप्लाई नहीं होगा ये डेटा इरेजर वाला. ठीक है, अगर किसी पत्रकार ने आप पे कोई आर्टिकल लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि इरेज कर दीजिए आप. ठीक है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटीज है तो यहाँ पर ये जो डेटा प्रिंसिपल है टू इरेजर दिस विल नॉट अप्लाई. यहाँ पर आप नहीं कह सकते उसको कि मेरा डेटा डिलीट कीजिए, गवर्नमेंट एंटिटी को नहीं बोल सकते आप. पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा बाहर की कंट्री को देना अलाउ किया जा सकता है बट एक्सेप्ट उन कंट्रीज जहां पर गवर्नमेंट ने खुद रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है. एग्जामिशन दिए गए, अब इसमें पत्रकारों को तो एग्जामिशन नहीं मिला है बट कुछ लोगों को मिला है. जैसे अगर आप किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या फिर आप एनफोर्समेंट कर रहे हो किसी लीगल राइट या क्लेम का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt certain activities in the interest of security of the state and public order, research, archiving या फिर statistical purpose के लिए. तो ये याद रखिए सेंटर के पास ये अथॉरिटी, इसलिए उस आर्टिकल में उसने कहा लिखने वाले ने कि अब आप जो रूल्स बनाने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, आप यहाँ पर हमें जर्नलिस्ट को एग्जामिशन दे दीजिए, क्योंकि वो भी तो एक रिसर्च पर्पस ही कर रहे हैं ना, तो आप एग्जामिशन दे सकते हो. फिर यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा. इट विल बी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके की फंक्शंस क्या होंगे, टू मॉनिटर द कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर इन इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच एंड ग्रीवांस रिड्रेसल. अपील, डिसीजंस ऑफ द बोर्ड कैन बी अपील टू द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये जरूरी है, इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि अगर यहाँ पर ये बोर्ड जो है अगर इसके कोई डिसीजन आते हैं उससे हमें प्रॉब्लम है तो हम अपील कर सकते हैं टू टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ओके, तो हमने यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की भी मेन प्रोविजन जान लिए एग्जाम के लिए. नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया आर्कटिक इंपेरेटिव. अब फर्स्ट थिंग कि आर्कटिक वार्म हो रहा है मोर देन 4 टाइम्स देन द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि न्यू रूट्स निकल के आ रहे हैं और इंडिया भी यही चाहता है कि हमें एक नया रूट मिल जाए रशिया से ट्रेड करने का, वो इतना लंबा मेडिटेरियन से घूम के ना जाना पड़े, राइट. तो इसलिए भी इंडिया थोड़ा आर्कटिक में आजकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखता है. थर्ड थिंग इस आर्कटिक में काफी सारे रिसोर्सेज हैं स्पेशली ऑयल एंड गैस के, तो इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पे जब रिसोर्सेज वगैरह निकले तो हम भी उसका पार्ट हों. और हम लोगों ने इसलिए आर्कटिक काउंसिल जो है जो भी मैं आपको कराऊंगा उसमें हमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया भी गया है. ठीक है,
यहाँ पे हमने रिसर्च स्टेशन कौन सा खोला है? हिमाद्री, इंडिया रिसर्च स्टेशन इन द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस एट स्वालबर्ड इन नॉर्वे। मैं आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पूरी डिटेल में कवर कर चुका हूँ आपके साथ इन प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। ओके, तो आप में से जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में वो इस वाले एस्पेक्ट को फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कि ये सेम चीजें ही रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए पहले अभी तक हमने जितने एक्सपीडिशन लिए हैं ना आर्कटिक में, वो सब समर्स में लिए हैं, ओनली इन समर्स। विंटर एक्सपीडिशन अब जाके लिया था हमने, जो कि -15 डिग्री में था, और सबसे अच्छी बात है कि मार्च में ही लिया है, और ये सक्सेसफुल भी रहा। और ये एक्सपीडिशन किया किसने था? इंडिया नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। अब देखिए अंटार्कटिका पढ़ो या आर्कटिक पढ़ो, इस बॉडी का नाम आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, कौन सी सिटी में हमारे यहाँ? आर्कटिक वॉज वार्मिंग फास्टर। ठीक है, तो इससे ओपनिंग हो रही है आर्कटिक सी के नए रूट्स की, एंड वुड लाइक टू रूट इंडियन ट्रेड थ्रू द रीजन। इंडिया रिड्यूस, इससे कॉस्ट जो होगी शिपिंग की वो कम हो जाएगी, अलॉन्ग विद टाइम, फ्यूल एंड सिक्योरिटी कॉस्ट। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स भी एक रीजन है कि इंडिया आर्कटिक में जाना चाहता है, बिकॉज चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है आर्कटिक में। रशिया के पास तो उतने पैसे ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, लेकिन चाइना के पास बेहिसाब दौलत है, वो आके इन्वेस्टमेंट करता है रशिया जब भी ऑप्शन करता है अपनी गैस या ऑयल फील्ड की। रशिया's decision to grant China expanded access to the northern sea route has deepened this anxiety. There is a heightened tension in the region fueled by Russia-Ukraine conflict, okay, and Russia's growing reliance on its nuclear deterrent on the Kola Peninsula. अब ये जो कोला पेनिनसुला है ना, ये जरूरी है, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, ये जरूरी है आपके लिए जानना। राइट, दिस इज द कोला पेनिनसुला। राइट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट सी के ऊपर, क्लियर, दिस इज कोला पेनिनसुला। इसका इसकी लोकेशन याद रखिए, रशिया का पार्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है यूपीएससी आपको। Then, in 2007, India undertook its first research mission to investigate Arctic microbiology, atmospheric science, and geology. And a year later, India became the only developing country after China to establish a Arctic research base. ठीक है, 2008 में हमने यहाँ पर ये रिसर्च बेस बनाया था। इसके बाद इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर दिया गया 2013 में। नॉर्वे, नॉर्वे के पास है प्रेजेंट चेयरमैनशिप ऑफ आर्कटिक काउंसिल, और नॉर्वे के साथ हमारे टाइज काफी अच्छे हैं। India's present policy is to cooperate with the Arctic countries in the green energy and green and clean industry. डेनमार्क, फिनलैंड के साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है इन दी एरियाज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा ब्लू इकोनॉमी आजकल बूस्ट ले रही है, स्पेशली ब्लू इकोनॉमी 2.0, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट, ये सारे सेक्टर आप लिख सकते हो, सी बेड माइनिंग, जिन पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं आर्कटिक में इन कंट्रीज के साथ। राइट, अब ये जो हमारा इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है, ठीक है, ये मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं ले रहा हूँ, फालतू लेक्चर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस आर्कटिक पॉलिसी, इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं मेनली। इन 6 में एक पिलर है आपका साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरा है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। राइट, 2 पिलर ये हो गए। बाकी के 4 हैं आपके इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो 6 पिलर्स हैं ये आपको याद रखने, नॉट फॉर प्रीलिम्स बट फॉर योर मेंस। जब मेंस की तैयारी करोगे तो उस टाइम इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी हम लोग अच्छे से करेंगे डिटेल में, दोबारा हम एक बार कर चुके हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा ना आर्कटिक पॉलिसी को समझ लेते हैं। ये है आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज, इनको देख लीजिए। ठीक है, यूएस आता है क्योंकि उसके बाद अलास्का है, अदरवाइज वो आर्कटिक में लाई नहीं करता है। वैसे कनाडा लाई करता है, डेनमार्क भी दूर है लेकिन उसके पास ये ग्रीनलैंड जो आइलैंड है डेनमार्क के अंडर में, उसकी वजह से ये इसका पार्ट है। ये है नॉर्वे का स्वेलबर्ड, जहाँ पे हमने अपना वो बनाया है। उसी तरह से आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये है आपका रशिया। ओके, तो ये है आपका पूरा आर्कटिक। क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेट भी करके दे रहा हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करके इसका आंसर पोस्ट करेंगे, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक काउंसिल। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन है 2014 का, इसका भी आप आंसर देकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ, आप देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, या फिर पॉज कर लीजिएगा वीडियो एंड इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें। चलिए आर्कटिक काउंसिल को जान लेते हैं जल्दी से। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्कटिक काउंसिल इन 1996 थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा में, ओटावा में मीटिंग हुई, वहां पे एक डिक्लेरेशन आया, वहां से कहा गया कि हम आर्कटिक काउंसिल स्टैब्लिश करेंगे इन 1996।
और एम इसका वही सब है, कॉपरेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, इंटरेक्शन करना है अमंग द आर्कटिक स्टेट्स विद एक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात की गई फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज एज वेल। ठीक है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती हैं, ऐसे यहाँ भी रहती हैं, इनके इधर भी, राइट। तो इनकी भी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया। Indigenous communities and the inhabitants focusing on issues like sustainable development and environmental protection। तो आर्कटिक काउंसिल ने रिसर्च की है कई सब्जेक्ट्स पर, जैसे क्लाइमेट चेंज या आर्कटिक में शिपिंग का क्या इंपैक्ट हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। तो 2011 में यहाँ पे इन लोगों ने कंक्लूड की एक आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी अंडर दिस काउंसिल। तो ऐसा नहीं है कि काउंसिल बस नाम के लिए बना है, उसने एक ट्रीटी साइन भी की और बाइंडिंग भी है ये सभी पर। नाउ इसके मेंबर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 कंट्रीज, दैट इज कनाडा, यूएसए, रशिया। इन 3 को आप इजिली याद रख सकते हो पहले। ठीक है, डेनमार्क आ जाएगा, क्यों? बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रीनलैंड आइलैंड, राइट। उसके बाद आइसलैंड अलग ही छोटी सी कंट्री है सेपरेट, और फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये तीनों अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं आपस में। ठीक है, नीचे से एक बार और देख लेते हैं, ये जो ग्रुप है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओके। डेनमार्क ग्रीनलैंड की वजह से, यहाँ पे नॉर्वे का स्वेलबर्ड भी है। सिमिलरली रशिया, कनाडा, यूएसए तीनों बड़ी कंट्री और छोटा सा है आइसलैंड। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज आपके लिए इसकी मेंबर बनती हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था 2014 में कि कौन इसकी मेंबर है, तो अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसलिए। नाउ इसके अलावा यहाँ पर 6 परमानेंट पार्टिसिपेंट भी होते हैं। एक्चुअली ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनकी बॉडीज है, जैसे ये रशिया आर्कटिक इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, तो ये ऐसे 6 परमानेंट पार्टिसिपेंट भी हैं। ये नाम याद रहेंगे भी नहीं क्योंकि उनकी अजीब सी लैंग्वेज में लिखे गए। द काउंसिल चेयरमैनशिप रोटेट्स अमंग द 8 मेंबर स्टेट्स विद ईच स्टेट होल्डिंग द पोजीशन फॉर ए 2-year टर्म। ओके, अभी नॉर्वे के पास है, हमने वहां देखा था, 2 साल के लिए आपको इसकी प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। अब परमानेंट पार्टिसिपेंट के बारे में जान लेते हैं। 7 ऑफ द 8, अब देखिए ये जो इंडिजिनस लोगों के पार्टिसिपेंट है ना, अब आपको सोचा जाए कि 8 मेंबर तो सभी के यहाँ से आते हैं, नो, ओनली 7 of the 8 member states have significant indigenous communities residing in the Arctic region, with Iceland being the exception। छोटा सा है, वहां पे नहीं है कोई इंडिजिनस कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट्स ही यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ के परेशान करेगा आपको। Organization representing Arctic indigenous people can attain permanent participant status within the Arctic Council, but this designation is granted only if they represent either a single indigenous group living in the multiple Arctic states or 2 or more indigenous groups in a single Arctic state। Okay, तभी आपको ये permanent status दिया जा सकता है। The category of permanent participant was established to ensure active engagement and comprehensive consultation with the Arctic indigenous representatives throughout Arctic Council। However, the decision making with the Arctic Council remains the prerogative of 8 member states only। ठीक है, और ये कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी बेस्ड। ऑब्जर्वर स्टेटस ओपन किया गया टू द नॉन आर्कटिक स्टेट्स जैसे इंडिया और चाइना, बट द थिंग इज कि ये जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है काउंसिल का। एंड एज ऑफ 21 13 स्टेट्स हैव दिस स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर। प्रोमिनेंट है इसमें से आपके इंडिया प्रोमिनेंट है, यूके प्रोमिनेंट है, यूके प्रोमिनेंट है एंड फ्रांस। ये दोनों क्यों? क्योंकि इनके पास परमानेंट वीटो है यूएनएससी का। चाइना के पास भी है और इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके अलावा जापान भी मेंबर है, साउथ कोरिया भी, क्योंकि वो जो नॉर्थ से ट्रेड रूट बनाना चाहते हैं ना हम लोग रशिया के थ्रू होके, वो यहीं से निकलेगा, सी ऑफ जापान से, फिर साउथ चाइना सी से, फिर ईस्ट चाइना सी से, और फिर इंडियन ओशन में, राइट। और फिर जर्मनी ऑलरेडी बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। तो ये 13 स्टेट्स हैं ऐसे ऑब्जर्वर। चलिए आगे चलें। ओके, नाउ एविएशन सेक्टर। First fact you need to remember is the aviation sector accounts for 2.5% of global carbon dioxide emission and 4% of global warming till date। ठीक, तो ये हमने बात भी की थी जब हमने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का डीकार्बनाइजेशन करना चाहिए, तो उसमें रोड पर पूरा ध्यान जाता है लोगों का, रेलवे की तरफ भी जाता है, बट इसकी तरफ नहीं जाता। अब ये फोटो देखिए जरा, कितना पॉल्यूशन हो रहा है इससे, राइट। कार्बन इंटेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले अपने कुछ लेक्चर्स में। बायोफ्यूल एक और ऑल्टरनेटिव बन के आया है जिससे हम लोग ये बना सकते हैं, ये कार्बनाइजेशन कम कर सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में पिछले कुछ मंथ में 3-4 चीजें न्यूज में रही हैं। फर्स्ट था सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, राइट। एक और था टॉपिक रेफरेंस फ्यूल एंड ऑक्टेन नंबर। तो इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर हमने न्यूज़पेपर में किया हुआ है, बट आप में से कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, तो इस टॉपिक को हम एक बार समझ लेते हैं। रेफरेंस फ्यूल क्या है? सी दीज आर
हाईली स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स, और ये यूज किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग द व्हीकल्स बाय ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन द ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। वहां पर यूज किया जाता है ये रेफरेंस फ्यूल को। तो क्या इंडिया इसको इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिजिनसली हमने प्रोड्यूस किया तभी ये न्यूज में आया था इसकी लॉन्च के टाइम पर। आईओसी, Indian Oil Corporation has indigenously developed reference grade petrol at its Paradeep refinery in Odisha and diesel at its Panipat unit in हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है इसको, पहले हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। Reference gasoline, that is petrol fuels. This will be available in E0, E5, E10, E20, E85 and E100 and reference diesel fuel shall be available in B7 grade। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स लिखे गए हैं जो कि आपसे प्रीलिम्स में आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे, जहां पर वो एप्लीकेशन चीजें पूछ रहा है थोड़ी सी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? फर्स्ट, हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे बिकॉज इंडिया वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट to fulfill the need for reference fuel. Now it has produced indigenously. This will reduce the dependency on import of the reference fuel. High octane number. Reference fuel has a high octane number that is 97 compared to the regular ones. Like regular जो होते हैं, जो आपके पेट्रोल वगैरह हैं, उनका रेगुलर ऑक्टेन नंबर होता है 87 और अगर प्रीमियम वाला डलवाओगे आप तो उसका होता है 91। इसका और भी ज्यादा होगा 97। ओके, तो ये और ज्यादा एक्यूरेटली टेस्ट कर पाएगा व्हीकल को कि ये इसका माइलेज क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी कैसी होगी। और ऑक्टेन नंबर होता है क्या? तो ऑक्टेन नंबर इज द यूनिट जो मेजर करती है इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, कि आपका जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो कितना अच्छे से इग्नाइट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब ऑक्टेन नंबर 87 है, यानी कि आपने जो पेट्रोल डलवाया उसका ऑक्टेन नंबर 87 है, तो वो उतने अच्छे से बर्न नहीं होगा, वो आपको उतना अच्छा वर्थ नहीं देगा रिजल्ट में। ठीक है, अगर जब आप प्रीमियम डलवाते हो तो थोड़ा और बेटर बर्न होगा, वो और एफिशिएंट होगा। और अगर आप ये रेफरेंस फ्यूल जो कि टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंजन टेस्ट किया जा रहा है। Cost advantage: regular petrol and diesel cost around rupees 90 to 96 per liter, while imported reference fuel this cost around 800 to 850। ओके, तो अभी तक ये बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन अब हम इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमें 450 पर लीटर तक पड़ेगा। ओके, तो ये एक फायदा रहेगा। राइट, तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आई। अभी मैं आपके साथ वो ऑक्टेन सीटेन वगैरह डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, रेफरेंस फ्यूल समझ में आया। उसी तरीके से अब एक और चीज हम चाहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। हम लोग तो क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, फिर उसको डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाकर ये सब निकलती है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वैक्स, कैरोसिन वगैरह वगैरह। ठीक, तो उसी में से एक निकल के आता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। नाउ इससे ये जो पोल्यूशन हो रहा था, इसी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या कहा, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए कि हम सस्टेनेबल बनाएंगे इसको। तो हमने बनाया नया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये भी अभी इंडिया ने थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया था। It is produced by taking the biomass such as used cooking oil, waste, animal fat, manure, sewage, and broken or spoiled maize, food grain, rice, waste, wood, rendering these into synthetic jet fuel substitute। Okay. इसके बेनिफिट क्या होंगे? फर्स्ट थिंग, इसके एमिशन रिडक्शन करेगा। 65% सैफ फ्यूल मिक्स किया जाएगा अगर, तो इट कैन मीट द एमिशन टारगेट ऑफ 2050। कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे एविएशन सेक्टर के। करेंटली एविएशन सेक्टर कंट्रीब्यूट 10 to 12% ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। Across the entire supply chain of aircraft manufacturer, the footprint is much more। नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट होंगे इसके ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। देखिए, कुछ सैफ प्रोसेस जो बनाने का प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि वो कैप्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट इज इट यूटिलाइज मीथेन। सम वर्जन ऑफ दिस सैफ reduce free methane found in manure and sewage। Compensate for future emission। Widespread use of SAF would address the carbon impact of modifying or replacing the jet engines of fleet and waste को रिसाइकल भी करेगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग ये एविएशन फ्यूल बना पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस तरीके से प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट हैज अप्रूव द इनिशियल इंडिकेटिव ब्लेंडिंग। हम ब्लेंडिंग परसेंटेज अप्रूव कर दिया है इंडिया ने कि आप 1% सैफ ब्लेंड कीजिए इस एविएशन टर्बाइन फ्यूल में बाय 2027। इनिशियली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में किया जाएगा। इसके बाद 2% बनाई करिए इस ब्लेंडिंग को बाय 2028, अगेन इनिशियली फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इसमें रोड ब्लॉक क्या आ रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में? तो एक रोड ब्लॉक आ रहा है हाई कॉस्ट एंड लो अडॉप्शन। इसकी कॉस्ट एटलीस्ट 3 times एज एक्सपेंसिव एज जेट फ्यूल। एट द मोमेंट SAF contributes less than 1% ऑफ एविएशन फ्यूल मिक्स। ठीक है, तो अब इसका एडॉप्शन ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि हाई कॉस्ट की वजह से। नाउ सिंथेटिक पेट्रोल, दिस वाज आल्सो इन न्यूज कि व्हाट इज सिंथेटिक पेट्रोल, तो इसको हम सिन फ्यूल भी कह रहे हैं। इट इज ए लिक्विड और गैसियस फ्यूल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिन गैस
एंड सिनगैस होती है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड। द सिनगैस इज ड्राइव फ्रॉम द गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और कोल और फ्रॉम द नेचुरल गैस। तो सिंथेटिक पेट्रोल के केस में भी अडॉप्शन में इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज अगेन दिस कॉस्ट अराउंड 5 टाइम्स माइनिंग एंड रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम माइन भी कर लेंगे, रिफाइन भी कर लेंगे ना, उससे 5 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट आ रही है सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ट्रांजिशनिंग, replacing billions of internal combustion vehicle with electrical propulsion would have large carbon footprint, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो आईसी इंजन है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज द इशू। ये है आपका C10 एंड ऑक्टेन नंबर, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं ये होता क्या है। से they are used to assess the ignition quality of the fuels, particularly diesel and gasoline. now ये है आपका C10 नंबर, दिस इज योर ऑक्टेन नंबर। C10 नंबर, अगर हम यहाँ पे फ्यूल टाइप की बात कर रहे हैं डीजल की, यहाँ पे फ्यूल टाइप की बात कर रहे हैं गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की, तो C10 मेजर करेगा इग्निशन क्वालिटी कि आपका जो फ्यूल है वो कितनी जल्दी इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने उसको आग लगाई क्या वो तुरंत इग्नाइट हो रहा है या नहीं। ठीक है, और ये मेजर करता है रेजिस्टेंस टू नॉकिंग इन द गैसोलीन। देखिए नॉकिंग होती है कि आपका जो इंजन है वो फ्यूल को उसकी फुल एफिशिएंसी के साथ बर्न नहीं कर पा रहा है। C10 मेजर कर रहा है कि कितना जल्दी कि आपने क्लच आपने स्टार्ट बटन दबाया और वो तुरंत इग्नाइट होकर गाड़ी चालू हो जाए आपकी। और जबकि ऑक्टेन जो ऑक्टेन है वो आपको बता रहा है कि इसमें नॉकिंग के अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, नॉकिंग यानी कि जो आपके फ्यूल को पूरा एफिशिएंटली बर्न नहीं होने दे रहा है इंजन के अंदर। स्केल रेंज की बात करें तो ये इसका स्केल रेंज होता है 40 to 55, इसका रेंज होता है 0 to 100। अगर नंबर हाई है दिस इंडिकेट की बेटर इग्निशन क्वालिटी है। तो आप सोचिए कि लद्दाख वगैरह जैसी ठंडी जगहों पर जब हम लोग जा रहे हैं तो हम कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे या कौन सा फ्यूल प्रेफर करेंगे जिसका C10 नंबर थोड़ा हाई होगा। ठीक है, जो जल्दी से इग्नाइट हो सके, अदरवाइज वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती काफी टाइम तक। सिमिलरली ऑक्टेन नंबर की बात करें तो इट इंडिकेट्स बेटर रेजिस्टेंस टू द नॉकिंग। ऑलराइट, तो हमें वो जो नॉकिंग हो रही है कि वो हमारे फ्यूल को इनएफिशिएंटली बर्न कर रहा है उसको कम करना है। Combustion characteristics, higher C10 number leads to smoother and quieter diesel engine operation। तो ये बात आपको एग्जाम के लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारा C10 नंबर हाई होता है यानी कि हमारा काफी स्मूथ एंड क्वाइट डीजल इंजन ऑपरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हाई ऑक्टेन नंबर है तो ये प्रिवेंट करेगा नॉकिंग को इन दी गैसोलीन इंजन, और हम यही चाहते हैं ठीक है कि इस नॉकिंग को प्रिवेंट की जाए। राइट, तो हमें दोनों ही हायर चाहिए। इंजन कंपेटिबिलिटी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डीजल इंजन and this is important for petrol engine. Optimal number, it depends on the diesel engine design and application। इंजन के डिजाइन एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कि ऑप्टिमल नंबर क्या होना चाहिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन पेट्रोल इंजन डिजाइन एंड कंप्रेशन रेशियो। कॉमन एडिटिव, C10 improves may be added to enhance ignition quality, और यहाँ पर octane booster may be added to prevent the knocking। सिग्निफिकेंस, इट इज क्रूशियल फॉर डीजल इंजन परफॉर्मेंस, इट इज वाइटल ऑफ गैस इंजन। अगर सारे पॉइंट्स याद ना भी रहे तो बस ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हम बात हो गई यहाँ पे C10 एंड ऑक्टेन की। अब थोड़ा सा एक आर्टिकल पे जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे इसको याद रख लीजिए जरा से। ये यहाँ पर जो है ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है यानी कि कोई इशू नहीं है, डिमार्केट है प्रॉपर, दोनों कंट्री को एक्सेप्ट है, यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं होती, कोई इशू नहीं है। ये जो ग्रीन में है आपकी दिस ग्रीन वन, ये है LOC जिसको टेम्पररी एक्सेप्ट किया गया था बाय 1972 शिमला एग्रीमेंट। यहां पर इंडियन फोर्सेस ने रोक दिया था 47 ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, और फिर यहीं पर दोनों आपस में थे और फायरिंग वायरिंग चलती रहती थी। बट 71 में जब हमने इनको डिफीट कर दिया तो 72 में शिमला में एग्रीमेंट हुआ इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां भी इन लोगों ने कहा ठीक है हम फिलहाल के लिए LOC को ही सीज फायर लाइन मान लेते हैं कि चलिए इसको ही मानेंगे, ना हम आगे आएंगे ना आप आएंगे। हालांकि 99 में वो वायलेट करके आगे आ गया था कारगिल के टाइम। ठीक है, बट शिमला एग्रीमेंट में उसने ये मान लिया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई एक्चुअली कि यहाँ प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये पूरा कहलाता है आपका सियाचिन। ठीक है, दिस वन, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये कहलाता है हमारा सियाचिन, और यहाँ पे हमने परफॉर्म किया था ऑपरेशन मेघदूत। नो सी, पाकिस्तान का यहाँ पर स्टैंड ये है कि वो ये मानता है कि इसको अभी फिलहाल के लिए कहा जा रहा है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। वो ये मानता है कि दिस लाइन शुड गो टू द नॉर्थ ईस्टवर्ड, जबकि इंडिया ये कहता है नो इट गोज टू नॉर्थवर्ड। अब लैंग्वेज जो यूज की गई थी ना 71 में, वो लैंग्वेज तो सिंपल लिख दी गई कि नॉर्थवर्ड्स।
ठीक है, नॉर्थवर्ड्स। अब पाकिस्तान ने उसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि नॉर्थवर्ड यानी कि ऐसे जाइए नॉर्थ। इंडिया ने कहा नो नो, नॉर्थ मतलब ऐसे जाएंगे इधर ऊपर नॉर्थ, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से ये नॉर्थ। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट चलता रहा। ओके। और फिर फाइनली 84 के आसपास इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिली फॉरेन से कि पाकिस्तान कुछ ऐसे इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहा है अपनी आर्मी के लिए जो कि काफी कोल्ड जगहों पे यूज किए जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर -15 -40 जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को लगा कि शायद ये लोग सियाचिन को कैप्चर करना चाहते हैं, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान से पहले ही ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करा। ठीक है, मेघदूत लॉन्च किया इन 1984 और हमने सियाचिन को ले लिया। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, एज हाई एज 20,000 फीट। तो ऐसा नहीं है कि आज के जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं किया, पहले की किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, सब नाकारा निकम्मे थे। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सच सिर्फ लूटा ही है देश को। अगर ऐसा होता तो फिर हम सब यहाँ थोड़ी बैठे होते, किसी अफ्रीका जैसी कंट्री में रह रहे होते। राइट। तो ये 1984 में हमने पाकिस्तान से जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली वर्ल्ड से कि पाकिस्तान शायद सियाचिन को कैप्चर करना चाह रहा है, तो इंडिया ने पहले स्टेप लिया और जाकर इसको ऑपरेशन मेघदूत परफॉर्म करके इसको सेटल किया। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज उसी से रिलेटेड है ये ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, दिस इज ये पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज एज हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट किया था पहले कि वो इसको ऑक्यूपाई करना चाहता था ऑन द साल्टोरो रिज ओवरलुकिंग द नुब्रा वैली इन द काराकोरम रेंजेस, और वो सब मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूँ ना, KLZ। ठीक है, ये सब ट्रांस हिमालयास कहलाती हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड सस्कर रेंज। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयास का पार्ट है, तो ये काराकोरम रेंज में ही ऊपर आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। अभी तक इस ग्लेशियर में 1150 सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, और मोस्टली टू एक्सट्रीम वेदर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी एवलांचेस आ जाते हैं, ये एवलांचेस आ जाते हैं और उस चक्कर में फिर वो सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। सियाचिन का बेसिकली मतलब होता है लैंड ऑफ रोजेस। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड। इट सिट्स एट द वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान ऑन द लेफ्ट एंड चाइना ऑन द राइट। LOC डिलिनिएट कर दी गई और एक्सेप्ट कर दी गई बाय बोथ साइड अप टू NJ 9842। अब इस पॉइंट को याद रखिए, NJ 9842। सी अगेन, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, दिस वन, ये है आपका NJ पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक कि LOC तो क्लियर है सबको, बट उसके बाद जो लैंग्वेज यूज की गई नॉर्थ वर्ड, तो पाकिस्तान ने नॉर्थ वर्ड ये मान लिया नॉर्थ जाएंगे, इंडिया ने नॉर्थ ये मान लिया कि ये वाला था हमारा मतलब। ठीक है, अब पाकिस्तान इसलिए चाहता था कि यार ये सियाचिन इस तरीके से चला जाए तो मुझे सीधी सीधी यहां से कनेक्टिविटी मिल जाती है चाइना से। उसको ये इंटेंशन था सियाचिन लेने के लिए। ठीक ठीक है, तो ये जो पॉइंट था NJ 9842, यहां तक कि LOC में कोई दिक्कत नहीं, वो डिमार्केट है। ठीक है, वो शिमला एग्रीमेंट में ही लिख दी गई। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लेशियर था उसको अनमार्क्ड छोड़ दिया आपने। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने बस ये कह दिया कि सीज फायर लाइन बियॉन्ड NJ पॉइंट एज रनिंग नॉर्थवर्ड टू द ग्लेशियर। अब ये जो नॉर्थवर्ड वर्ड था ना, इसको पाकिस्तान इंडिया ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। पाकिस्तान ने कहा नॉर्थवर्ड का मतलब है नॉर्थ ईस्टवर्ड, इंडिया ने कहा ना भाई, नॉर्थ का मतलब सीधे नॉर्थ ही है, नॉर्थ ईस्ट क्यों जा रहे हो। सो क्योंकि पाकिस्तान का इंटेंशन ये था कि दिस वुड गिव पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू चाइना एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ओवर लद्दाख रीजन एंड क्रूशियल लेह श्रीनगर हाईवे, पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू इंडिया। तो हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि पाकिस्तान कुछ मिलिट्री एक्शन करना चाहता है यहाँ पर अर्ली 1984 में, तो इंडिया मूव टू प्रीएम्प्ट, हमने पहले ही कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया अप्रैल 13 1984 को टू कैप्चर दिस ग्लेशियर। ठीक है, अप्रैल 13 1984 को। मैं 1984 बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे युग पुरुष कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है पहले इस देश में। ठीक है, सब मैंने ही किया आके। ओके, बिलाफोंडला ये जो पास है उसका है, और ये पास की हाइट देखिए 18,000 फीट। Now, from 1984 to 2003, both sides were exchanging the fire regularly. The guns finally fell silent in 2003 after the ceasefire agreement along the LOC and the 110 km long actual ground position line in Siachen. ये मैंने आपको दिखाई वहां पे AGPL, फिर से देख लेते हैं। दिस येलो, ये जो आप येलो में देख रहे हैं, दिस इज AGPL। ठीक है, तो फाइनली इसके पहले यहाँ पे फायरिंग होती रहती थी दोनों तरफ से। अब सोचिए आप इतने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, और पता है यहाँ पे अधिकतर जो एवलांच आते हैं ना, यानी कि आइस का जो खिसक जाती है, ठीक है, वो जो अधिकतर आते थे ना, वो इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पे जब इतनी बड़ी बड़ी गन से फायरिंग की जाती थी तो वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था उनकी स्टेबिलिटी में। राइट।
तो इन गन्स को साइलेंट कराना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि दोनों तरफ के सैनिकों की जानें जा रही थी। तो 2003 में ये एग्रीमेंट होता है कि एजेपीएल के अराउंड कोई फायरिंग नहीं होगी। राइट। बाकी यहाँ पर ये कुछ पोस्ट हैं इंडिया की। बना पोस्ट, दिस इज द हाईएस्ट ऑन द ग्लेशियर एंड इंदिरा कोल द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारा 20,000 फीट है। अब देखिए 18,000 से 19,000 फीट के अराउंड तो दोनों की आर्मी प्रेजेंस है इस लाइन के अक्रॉस। ठीक है, लेकिन जब हम 20,000 फीट तक जाते हैं तो वहां पे सिर्फ इंडिया की ही आर्मी प्रेजेंट है। ठीक, क्योंकि उतना ऊपर तो वो जा नहीं सकते। नाउ द ग्लेशियर इज ऑल्सो बियरिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा वी सैटेलाइट जब हमने लॉन्च किए तो उससे कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हो गया। इवन डेटा और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पहुंचा दी गई वहां तक। रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस, टेलीमेडिसिन कैपेबिलिटीज एंड कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज एज वेल। ठीक है, आजकल हम लोग ड्रोन्स का भी यूज करते हैं यहाँ पर एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाने के लिए। तो ये जो न्यू लॉजिस्टिक चेन आई है उससे फ्रेश राशन, वेजिटेबल्स, ये सब पहुंचाया जा सकता है। स्पेशल क्लोथिंग, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, एडवांस रेशियो, टाइमली वेदर अपडेट, टेम्परेचर क्योंकि -60 तक चला जाता है यहाँ पे सियाचिन में। अब पता है सियाचिन में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक दिन का खर्चा पर डे 5 करोड़ रुपीज है यहाँ पर। ठीक है, मेंटेन करने का सोल्जर्स को। ये इसलिए कोशिश की जा रही है कि इसको अगर कुछ एग्रीमेंट किया जा सके पाकिस्तान के साथ ताकि हमें ये फोर्स वहां ना रखनी पड़े। अब सर क्रीक आपको पता है गुजरात साइड है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की डिस्प्यूट है, सियाचिन की एक डिस्प्यूट है। इनको माना जाता था हमेशा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के, इन पे इनको जल्दी से डिमिलिटराइज किया जा सकता है। राइट, अगर हम थोड़ा सा ऑथेंटिकेट कर लें ये एजीपीएल लाइन को। बट ये हो नहीं पाया कभी। सियाचिन ओवरलुक्स साक्षकाम वैली। साक्षकाम वैली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके फिर चाइना को सीट कर दी थी 1963 में। एक बार और दिखा देते हैं यहाँ पे, ये वाली, सॉरी, ये जो आप ऊपर जो एरिया देख रहे हैं ना, ये साक्षकाम वैली का एरिया है। ठीक है, ये पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। क्लियर, तो ऑपरेशन मेघदूत हो गया। आगे चलें। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम टू राइज बाय 5th इन फाइनेंशियल ईयर 25। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है कि हमारे यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगे। यूनिकॉर्न मतलब इनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। डेकाकॉन जिनका $10 बिलियन से ज्यादा हो जाता है उनको डेकाकॉन कहते हैं। अभी इंडिया में 4 ही डेकाकॉन है सिर्फ। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये आईपी से रिलेटेड है। ट्रिप्स एग्रीमेंट मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा, अगर आज समझाएंगे तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, ट्रिप्स हम बाद में अलग से समझेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इशू क्या है कि टेपा टेपा अभी हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ साइन किया था। राइट, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ठीक है, दिस पार्टनरशिप इज नोन एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये 4 नेशंस का ग्रुप था जिसको एफ्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया एक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। ठीक है, ये 2 ऐसे इश्यूज है जो हम हमेशा कहते हैं कि ये मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस होने चाहिए, डब्ल्यूटीओ जैसों पे। बायोलैटरली डिस्कस नहीं होने चाहिए, बट इंडिया ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स में कहा था कि आप कोविड के लिए वेवर दीजिए। ठीक है, इस पे कोई पेटेंट वगैरह मत रखिए ताकि ये वैक्सीन तेजी से प्रोड्यूस की जा सके टू मीट द इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च इन कोविड वैक्सीन। हालांकि उस टाइम भी यूएस और ईयू ने इसको अपोज किया था। ये कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ ट्रिप्स वेवर एट द डब्ल्यूटीओ। ओके, तो गवर्नमेंट भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम तो साउथ अफ्रीका के साथ ही थी कि वेवर मिलना चाहिए। बट अब हमारी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं काफी आईपी कंसेशन दे दिए इन एफ्टा कंट्रीज को। ओके, और ये अगर पेटेंट क्या है कि आईपी अगर आप दे देते हो, बहुत इजी कर देते हो। इंडिया ने क्या कहा कि हम लोग को ये पेटेंट प्रोसेस जो है इसको इजी बनाना चाहिए ताकि डिले ना हो, जल्दी से पेटेंट मिल जाए कंपनीज को और वो और ज्यादा इनोवेशन की तरफ जाएं। बट द थिंग इज कि अगर आप जल्दबाजी में अच्छे से एग्जामिन नहीं करोगे तो वो अपनी वैक्सीन में छोटे मोटे फॉर्मूला चेंज कर करके बार बार पेटेंट अप्लाई करती रहेंगी। उसी को कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ठीक, और इसका अल्टीमेटली ब्रंट किसको बियर करना पड़ेगा? पब्लिक को, क्योंकि ये पेटेंटेड दवाइयां आप आपकी बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच चली जाती है बजट से। And India is likely to concede more such space on IP policy negotiation with EU and UK as well। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि और भी कंसेशन दे सकते हैं इन कंट्रीज को भी इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर पे। ओके, तो अब ये सब क्यों होता है यार? वही सब जो मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आपने अलाउ कर दी है कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन की कंपनीज जो है वो भी दे सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो ये जो कंपनीज है, ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी जो इतने बड़े बड़े पेटेंट राइट होल्ड करके बैठी हैं, वो अपने पेटेंट को बार बार रिन्यू कराने के लिए कुछ नहीं करना है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी उसको फंडिंग दे दो और वो आपको पेटेंट राइट ग्रांट करवा देगी। ठीक है, और लूटते रहना फिर जनता को। तो ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जो
मीडिया में बात नहीं होती, आप लोगों तक भी नहीं पहुंचती, और फिर आप लोग सोचते हो कि ठीक है, इससे हमारा क्या कंसर्न है, आईपी पॉलिसी गवर्नमेंट कुछ भी रखे। कंसर्न है, ये आप ही लोगों को ये दवाइयां भारी पड़नी है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, कोविड के टाइम पर कुछ सिरप, कुछ दवाइयां ऐसी थी जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गए थे विद इन 2 मंथ्स। आई हैव दोज फोटोज, ठीक है, बट अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि शायद आईपैड में नहीं है, बट इन मोबाइल आई हैव दोज थिंग। सेम मेडिसिन 2 महीने में क्या चेंज हो गया आपके मेडिसिन में, जो आपने रेट सीधे 100 से 300 कर दिए, क्योंकि वो लेना आम आदमी को ही है। बट आम आदमी क्या है कि जब इस तरह की डील्स होती हैं कि आप, आपने एफ्टा में तो कंसेशन दिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, आप ईयू और यूके को भी देने जा रहे हो, और कुछ नहीं होना है, बस उनकी कंपनी से आपको फंडिंग ले लोगे आप पीछे से कि हम अलाउ कर रहे हैं ना आपको पेटेंट, आप तो 10 टाइम्स ज्यादा महंगी बेचोगे, सरकार को थोड़ी सी फंडिंग दे दो। The proposal made are overly protective of private interests, and patent controller office is viewed as a revenue generating entity. It overlooks the larger public interest. Okay, the policy advisors seek to attract only FDI. आपको FDI चाहिए, आपको फॉरेन कंट्री से रिलेशन अच्छे बनाने हैं, इसलिए उसको इंडिया का मार्केट दे रहे हो आप। ओके, बट ये इंश्योर नहीं कर रहे हो कि वो दवाइयां कितनी महंगी बेचेगा आपके यहाँ। आपने सिर्फ एक गोल रख दिया कि हमें फास्ट ट्रैक करना है पेटेंट ग्रांटिंग, और दिस कुड लाइकली टू लीड टू प्रोडक्ट्स ऑफ ड्यूबियस क्वालिटी। और हो सकता है कि आप ठीक से एग्जामिन भी ना करो कि ये प्रोडक्ट वाकई में पेटेंट के लायक है या नहीं। The IP concession granted in EFTA have incorporated new patent rule of 2024। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल था, उसने एडवोकेट किया था कि हम टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं फॉर वेरियस स्टेप्स इन पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस, कि हर स्टेप इतने दिन में क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, रिमूविंग द एक्सेसिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये बर्डनसम होती है। यार अगर हम प्रॉपर रिपोर्ट नहीं लेंगे आपसे कि आप बताइए आपने क्या टेस्ट किए हैं, कितने किए हैं, इसमें क्या न्यू है, तब तक हम कैसे टाइम बाउंड मैनर में एप्लीकेशन क्लियर कर दें। Even is a Economic Advisory Council, it also talk of diluting Section 25 of Patent Act 1970। और ये सेक्शन क्या कहता है, इट प्रोवाइड फॉर ए प्री ग्रांट अपोजिशन बाय एनी पर्सन। ठीक, अब जैसे कुछ कंपनीज थी यूएसए की जो हल्दी को पेटेंट कराने आ गई थी कि हमने हल्दी के बेनिफिट खोजे, हल्दी पे हमारा पेटेंट होना चाहिए और कोई इसको ग्रो ना कर सके। राइट, तो ऐसे में आप प्री ग्रांट यानी कि पेटेंट मिलने से पहले ही आप चैलेंज कर सकते हो, आप अपोज कर सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो कह रहा है कि सेक्शन को भी डाइल्यूट कर देते हैं, तो आप अपोज भी नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि कंपनियां कह रही हैं कि यार हम अप्लाई करने आते हैं, चैलेंज करने वाले लोग पहले आ जाते हैं। लेकिन अगर वो चैलेंज जेन्युइन है तो बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि लेटरल एंट्री से जब हम लेके आ रहे हैं ना इस तरह से लोगों को, बड़ी बड़ी पोस्ट पे सेक्रेटरी और इस तरह के लेवल पे, यही लोग इस तरह के काउंसिल में बैठते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि कई सेक्रेटरीज जो हैं वो एनआरआईज भी लाए गए, और फिर आप देख लीजिएगा आप जाकर कि कितने ही सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो रिटायर होते हैं बाद में इन्हीं प्राइवेट कंपनीज में जाके जॉब करते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं क्योंकि इनका भी वही है जैसा जुडिशरी का है, 64-65 एज होने को आई है, ठीक है, सेक्रेटरी हैं आज अपन लोग मिनिस्ट्री में, किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी को एक फायदा देते हैं और फिर उसका डील करते हैं कि मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूं और मुझे आप अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट देंगे, मैनेजर बनाएंगे, और वो भी एक मेरी पसंद की कंट्री में, और मुझे 3 करोड़ का पैकेज देंगे। और ये कंपनी से एग्री कर जाती है कि सर आप हमें पेटेंट दिलवा दीजिए हमारी दवाई पे, आप रिटायर हो रहे हैं कुछ महीने बाद, आपके लिए बेस्ट जॉब हमने रोक के रखी है। और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में देखा गया जब हर सेक्रेटरी रिटायर होकर रिलायंस में ही जॉब कर रहा था। राइट, तो ऐसा ही कुछ यहाँ होना है। ये जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ये जो इस तरह के बेहुदे स्टेप्स ले रहा है जो दवाइयों को महंगा कर देगा, खासकर बड़ी बीमारी कैंसर पेशेंट जैसे लोगों के लिए, इस तरह के सेक्शंस को डाइल्यूट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ओके, इस तरह से ये करप्शन नेक्सस और ये सब चीजें चलती हैं। क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर लोग फ्रिवोलस कंप्लेन लेके आ जाते हैं हमारे पेटेंट ग्रांटिंग को डिले करने के लिए, और यूएस ने अपनी 301 रिपोर्ट निकालता है, वो हमेशा उसमें इंडिया को कहता है कि आपके यहाँ पेटेंट रेजिम वीक है। इट टॉक्स ऑफ लैक ऑफ मैन पावर एंड कैपेसिटी टू अंडरटेक पेटेंट एग्जामिनेशन। एंड मेन थिंग ये कि हमारे यहाँ जो पेटेंट ऑफिस में लोग बैठे हैं ना, उनके पास वो एक्सपर्टीज भी नहीं है कि वो एग्जामिन कर सकें। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल recommended dilution of disclosure requirement related to patent application submitted by foreign patentee। अब देखिए जरा, एक और क्या रिकमेंडेशन दिया इस बॉडी ने कि डाइल्यूट कर देते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को, यानी कि आप डिस्क्लोज ही मत कीजिए प्रॉपर कि आपकी इस वैक्सीन में क्या नया है, कितनी एफिशिएंसी या एफिकेसी इंप्रूव करके देता है, क्या किस बेसिस पे आप दोबारा इस पेटेंट को अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ डाइल्यूट करने की बात कर रहा है ये काउंसिल। 76% of patents filed in India in post-TRIPS regime for the foreign firms. India and Indian firms do not focus on research and innovation। ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज से पॉलिटिकल फंडिंग इसलिए अलाउ की गई है, उनको जो काम करवाना होगा पॉलिटिकल पार्टी को दे दो। ठीक है, ये इसमें
ये जो इस तरह के काउंसिल बनाया जाता है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो आप इसमें यहाँ कहते हो कि हम तो एक्सपर्ट ला रहे हैं, एक्सपर्ट 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 कुछ नहीं होते हैं। बस वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, यहाँ पे आके कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देते हैं और बाद में उसी कंपनी में जाके जॉब ले लेते हैं। यही है करप्शन मेन, और यही हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बट पब्लिक को अभी समझ नहीं आ रही, बट आ जाएगी। बाइडेन बाइडेन गवर्नमेंट ग्रांट सैमसंग, साउथ कोरियन कंपनी है ये, अप टू 6.4 बिलियन फॉर चिप प्लांट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये एनकरेज क्यों कर रहा है इन कंपनीज को कि हमारे यहाँ ये चिप प्लांट बनाइए, क्योंकि चाइना को कॉम्पीट करना चाहता है। It grant of 6.4 billion of South Korean semiconductor giant Samsung to produce cutting-edge chips in Texas. It want to cement its lead in the chip industry both on national security ground as well as in face of competition with China. यहाँ पे मार्कोस फर्डिनेंड फिलिपिन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि हम यूएस को और ज्यादा मिलिट्री बेस पे एक्सेस नहीं देंगे, ऑलरेडी 9 बेस पे एक्सेस दे रखे हैं। सूडान को लेके मैं आपको बोल चुका हूँ, इसका मैप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार इसकी बॉर्डरिंग कंट्री। यहाँ पे वॉर क्राइम कमिट किए गए ऐसा यूएन का कहना है। ठीक है, जगह का नाम था दारफुर, यहाँ पे मास एथनिक बेस्ड किलिंग थी, तो हो सकता है न्यूज में पूछी जा सके ये जगह आपसे, दारफुर। इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा है कि हम रिस्पॉन्स जरूर करेंगे इसराइल को, हालांकि यूएस ने कहा है कि देखिए मैं इसराइल के डिसीजन में मेरा कोई रोल नहीं है, इसराइल अगर रिस्पॉन्ड करना चाहता है तो खुद कर रहा है अपनी मर्जी से। तालिबान ने कहा है कि वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ हिंदू एंड सिख्स, हमने 2 दिन पहले देखा था कि हिंदू और सिख्स की प्रॉपर्टी जो है उसको वापस से रिस्टोर कर रहे हैं ये लोग। ओके, स्विट्जरलैंड। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यूएस ने पिछले कई 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से यूएस ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान के साथ स्टैब्लिश नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका नेगोशिएट नहीं कर रहा है। बीच में स्विट्जरलैंड है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूएस डायरेक्टली ईरान के साथ अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज रहा है, यूएस क्या कर रहा है, स्विट्जरलैंड को अपॉइंट कर रहा है एज ए मीडिएटर अपनी तरफ से, और ईरान क्या कर रहा है, ईरान पाकिस्तान को अपॉइंट कर देता है एज ए मीडिएटर कि आप यूएस से डील कीजिए मेरे बिहाफ में। ठीक है, ये इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। Washington and Tehran have not had diplomatic relation, but before Iran's attack on Israel, they had direct communication through the Swiss channel. Switzerland represent US interest in Iran. स्विट्जरलैंड जो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, ये प्रेजेंट कर रहा है यूएस इंटरेस्ट को इन ईरान सिंस वॉशिंगटन ब्रोक ऑफ इट्स रिलेशन विद तेहरान आफ्टर 1980 हॉस्टेज क्राइसिस, a year after Iranian revolution. सिमिलरली ईरान के इंटरेस्ट यूएस में रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान, देन स्विट्जरलैंड रिप्रेजेंट करता है ईरान के इंटरेस्ट इन इजिप्ट एंड कनाडा। अब लुक एट दिस कि यूएस के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्विट्जरलैंड ईरान में, लेकिन ईरान के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्विट्जरलैंड ही इजिप्ट और कनाडा में जाके। सो एंड इट रिप्रेजेंट ईरान इंटरेस्ट इन सऊदी अरेबिया एज वेल फॉर 5 years, बट अब तो सऊदी और ईरान के बीच सुलह करवा दी थी चाइना ने, तो अब तो इनके रिलेशन डायरेक्टली रिज्यूम हो गए। Okay, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.